ईरान में इस समय जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं वो पहले के प्रदर्शनों से कह सकते हैं काफी अलग हैं। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार ऐसा क्या हो रहा है जो इसे इतना खास बना रहा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये जो कोट है ना, ये असल में पूरी कहानी की नींव रखता है। सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि ईरान में विरोध और उसे दबाने का जो पुराना तरीका था, जो एक पैटर्न बन चुका था, उसमें अब एक बहुत बड़ा बदलाव आता दिख रहा है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस बार ऐसा क्या अलग हो रहा है। वो कौन सी बातें हैं जो इन विरोध प्रदर्शनों को पहले से इतना अलग और इतना ज्यादा अहम बना रही हैं। चलिए सबसे पहले जमीनी हकीकत को देखते हैं। देखिए, दिसंबर 2025 के आखिर में जो विरोध शुरू हुआ वो इतनी तेजी से और इतने बड़े लेवल पर फैला है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। और ये कोई एक शहर या किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि विरोध की ये आग ईरान के सभी 31 प्रांतों में फैल चुकी है। इससे साफ पता चलता है कि लोगों का गुस्सा और निराशा कितनी गहरी और देशव्यापी है। ये एक राष्ट्रीय संकट बन गया है। तो अब उस वजह पर आते हैं जिसने इस बार आग लगाई। ये कोई राजनीतिक घटना नहीं थी। इस बार की वजह है अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से चरमरा जाना। एक ऐसी स्थिति जब पैसा ही अपनी कीमत खो दे। बस इस एक नंबर को देखिए। एक अमेरिकी डॉलर के बदले में 14 लाख ईरानी रियाल। ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। ये है हाइपर इन्फ्लेशन, करेंसी का ऐसा पतन। यही इन प्रदर्शनों की सबसे बड़ी और फौरी वजह बना। और करेंसी गिरने का असर देखिए आम लोगों की जिंदगी पर क्या हुआ। महंगाई 50% के पार, खाने पीने की चीजों के दाम 70% से ज्यादा बढ़ रहे। मतलब जो मजदूरी मिल रही थी उसकी कीमत रातों रात खत्म हो गई। और तो और खबरें ये भी हैं कि ईरान के सबसे बड़े बैंक मेली ने कैश निकालने पर ही रोक लगा दी। अब जरा 2022 और 2025 के प्रदर्शनों का फर्क समझिए। 2022 में महसा अमीनी की मौत पर लोगों में एक नैतिक गुस्सा था, एक आक्रोश था। लेकिन 2025 में जो हो रहा है वो आर्थिक लाचारी से पैदा हुआ है। जब पैसा ही काम करना बंद कर दे तो ये एक ऐसी परेशानी है जिससे कोई भी, बिल्कुल कोई भी बच नहीं सकता। और यही वजह है कि इस बार सड़कों पर उतरने वाले लोग भी अलग हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स या एक्टिविस्ट नहीं हैं। इस बार शुरुआत की तेहरान के ग्रैंड बाजार ने, जो ईरान की अर्थव्यवस्था का दिल माना जाता है। और जब व्यापारी सड़कों पर उतरे तो उनके साथ मजदूर, प्रोफेशनल्स और अल्पसंख्यक भी आ गए। ये एक बहुत बड़ा और मजबूत गठबंधन है। अब जाहिर है जब इतना कुछ हो रहा है तो हुकूमत भी चुप नहीं बैठेगी। तो देखते हैं कि ईरानी हुकूमत का जवाब क्या रहा है। और उनका तरीका, कह सकते हैं, पुरानी बयानबाजी और नए जमाने के क्रूर दमन का एक मिला जुला रूप है। हुकूमत की तरफ से जो कहानी सुनाई जा रही है वो वही पुरानी है कि ये देश के अंदर की कोई समस्या नहीं, बल्कि ये तो विदेशी दुश्मनों और इजरायली साजिशों का काम है। जैसा कि अयातुल्ला खामेनेई की इस पुरानी चेतावनी से भी साफ है। लेकिन ये तो हुई कहने की बातें। असल में जमीन पर क्या हो रहा है? हकीकत ये है, पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कनेक्टिविटी बस 1%। सड़कों पर पुलिस और IRGC को उतार दिया गया है। गोलियां चल रही हैं और कम से कम 51 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। और ऊपर से मोहरेबा यानी ईश्वर के खिलाफ जंग का खतरा, जिसकी सजा मौत है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और अहम बात सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पहली बार प्रदर्शनों का स्केल इतना बड़ा है कि हुकूमत के सुरक्षा बल भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो दबाव में हैं। खबरें बता रही हैं कि कुछ जगहों पर तो उन्हें भारी विरोध के सामने पीछे हटना पड़ा है और उन्हें मदद भी नहीं मिल पा रही। अब इस अंदरूनी संकट को थोड़ा बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा है जब ईरानी हुकूमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दशकों में अपनी सबसे कमज़ोर हालत में है। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि ईरान के जो बड़े बड़े सहयोगी और ताकत के केंद्र थे वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं। सीरिया में अब असद की सरकार नहीं है। लेबनान में हिजबुल्लाह और गाज़ा में हमास, दोनों पर हथियार डालने का ज़बरदस्त दबाव है। और रही बात परमाणु कार्यक्रम की, तो 2025 के हमलों ने उसे भी बहुत बड़ा झटका दिया है। द इकोनॉमिस्ट की ये बात स्थिति को एकदम साफ कर देती है कि हुकूमत का दिवालियापन, मतलब असली वाला भी और नैतिक वाला भी, अब पूरी तरह से दुनिया के सामने है। उसने अपनी आर्थिक और नैतिक दोनों हिस्सा खो दी है और अब बाहरी झटकों से बचने के लिए उसके पास पहले जैसे सहारे भी नहीं बचे हैं। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो सवाल उठता है कि ईरान का भविष्य क्या है।
क्या वो पतन की ओर बढ़ रहा है, अराजकता की ओर, या फिर एक और क्रूर दमन की ओर? देश एक बहुत ही अनिश्चित मोड़ पर खड़ा है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर एनालिस्ट्स ध्यान दिलाते हैं। ईरान सीरिया नहीं है। मतलब अगर यहाँ केंद्र सरकार गिरती है तो सीरिया की तरह कोई साफ साफ गुट या सेफ जोन नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये है कि हालात और भी ज्यादा बेकाबू और खतरनाक हो सकते हैं। और खतरा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, जो हुकूमत की सबसे बड़ी ताकत है, वो खुद भी एक मोनोलिथिक एंटिटी नहीं है। मतलब वो अंदर से पूरी तरह एकजुट नहीं है। अगर सेंट्रल कंट्रोल कमजोर पड़ता है तो ये खतरा भी है कि IRGC के अलग अलग गुट सत्ता के लिए आपस में ही लड़ना शुरू कर दें। तो हम वापस उसी आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अपनी सारी विश्वसनीयता खो देने के बाद क्या इस्लामिक गणराज्य बच पाएगा, या ईरान एक ऐसे रास्ते पर है जिसके आखिर में क्रांति है, गृहयुद्ध है, या फिर सब कुछ कुचल दिए जाने के बाद डर की एक गहरी खामोशी है? इन सवालों का जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।